हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू ज्यादा पर। तो आज ये छठा पार्ट है इस टॉप 20 MCQ सीरीज का। लेकिन मेरे भाई, पिछले 5 पार्ट में मैंने इतिहास के पांचों चैप्टर्स को कवर किए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब छठा जो पार्ट है उसमें अब पहला अध्याय स्टार्ट होगा भूगोल का। भूगोल में मेरे भाई जो है टोटल 7 चैप्टर हैं। तो 7 चैप्टर्स को कवर करना है, हम 7 वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो पहला जो है अध्याय जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पर संसाधन किसे कहते हैं, पहला सवाल है। बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है, आप इसका जवाब दें। केवल प्राकृतिक वस्तुएं, केवल मानव निर्मित वस्तुएं, वे सब वस्तुएं जो मानव की उपयोगिता बढ़ाएं, या केवल ऊर्जा स्रोत। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप दें इसका जवाब। तो इसका जो है आंसर आज आपका हो जाएगा सी, वे सब वस्तुएं जो मानव की उपयोगिता बढ़ाएं। ठीक है, तो पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे में संसाधन के प्रमुख प्रकार कितने हैं? 2, 3, 4 या 5, आपने आंसर देख ही लिया होगा। तो मेरे भाई 4 प्रकार हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके मतलब ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव और संभावित। 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त हो, जो मानव बनाए, जो मशीन से बने, जो कृत्रिम हो। तो मेरे भाई नाम में यह है प्राकृतिक संसाधन, तो जो प्रकृति से प्राप्त हो, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद चौथे सवाल पर आते हैं। संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्पत्ति, विकास, स्वामित्व, वितरण, रंग रूप उपयोग, मूल्य, परिणाम, उत्पादन, बाजार मांग, उपयोग। ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपके पास 5 सेकंड है, सोच समझ कर इसका जवाब दीजिए। संसाधन का वर्गीकरण तो मेरे भाई उत्पत्ति, विकास, स्वामित्व व वितरण के आधार पर किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? मेरे भाई इस चैप्टर से 2, 3 सवाल आराम से आता है, पक्का आएगा। तो इसको जरूर से जरूर आप तैयार करके ही जाएं। पांचवा सवाल है, नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य, जलवायु, लोहा या तांबा, चूना पत्थर या ग्रेनाइट। नवीकरणीय संसाधन। हाँ, एक डेफिनेशन या अंतर आप पढ़ लीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप कवर करके जाइएगा। तो सूर्य, जल और वायु क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है मेरे भाई। छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको टॉप पर दिख रहा होगा, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। तो मेरे भाई इस पर आप हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके अगर मुझे आप सेंड करते हैं, तो मैं आपको इस जो है मार्क बूस्टर सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा। और इस सीरीज में भाई आपका जो है, आपको मतलब गाइड किया जाएगा। आप मतलब जो भी होगा, बहुत सारी इसमें चीजें होंगी। आपका टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, और उसकी कॉपी चेक की जाएगी। उसके आपको अंक भी बताए जाएंगे, और आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी दी जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से 95 एबोव जाना है आपको, या 95 एबोव किस प्रकार से लाना है। ठीक है, तो वो सारी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। छठे प्रश्न पर आते हैं। तो अब आपका छठा प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हाँ, 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 2.48 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या 3.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो मेरे भाई बहुत ही बारीकी से है, तो ये ऑप्शन तो मुझे लगता है बी कट जाएगा। A, C या D में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3.28। ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखना, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सातवें प्रश्न पर आते हैं। संसाधनों के विकास की योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1947, 1950 या 1951 या 1952? तो संसाधनों के विकास की योजना जो है 1951, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1951 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। संसाधनों का सतत उपयोग क्या है? केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए उपयोग, केवल भविष्य के लिए बचाना, वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए संतुलित उपयोग, संसाधनों का अधिकतम दोहन। तो सी ऑप्शन आपको लग रहा होगा करेक्ट होगा। सतत उपयोग यही है कि वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखा जाए, सतत पोषणीय विकास। और असतत पोषणीय विकास क्या होता है? असतत पोषणीय विकास वो होता है कि केवल अपने ऊपर ध्यान देना, भविष्य की चीजों पर ध्यान न देना, कि भविष्य में हमें संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करना है, भविष्य में मुझे कुछ नहीं बचा करके रखना है। इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं।
ठीक है। गांधी जी के अनुसार संसाधन की जड़ क्या है? लालच, अज्ञानता, असमानता, अत्यधिक उपभोग। तो मेरे भाई इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक उपभोग। संसाधन की जड़ क्या है? अत्यधिक उपभोग। ठीक है। भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है? जलवायु भिन्नता के कारण, मिट्टी की समानता के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, सरकार के कारण। तो मेरे भाई सी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जलवायु भिन्नता के कारण। ठीक है। संसाधनों का असमान वितरण इसलिए है क्योंकि जलवायु जो है भिन्नता के कारण। 11वें प्रश्न पर आते हैं। संसाधन योजना का पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान, उनका दोहन, उनका पुनर्वितरण, उद्योगों की स्थापना। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई? आराम से इसका जवाब दीजिए। तो मेरे भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संसाधनों की पहचान। ठीक है। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में भूमि उपयोग के प्रकारों से में सबसे बड़ा भाग किसका है? वन, कृषि भूमि, बंजर भूमि या निर्माण भूमि। ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताइए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि भूमि। ठीक है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, भू अपक्षय, ठीक है, का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ों की वृद्धि, वनों की कटाई, सिंचाई या कृषि। ए बी सी या डी में से कौन सा जो है विकल्प सही होगा? सही विकल्प का चयन करें और अपने एक अंक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से पुष्टि करें। 13वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वनों की कटाई। ठीक है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरण की रक्षा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है मेरे भाई, पर्यावरण की रक्षा। ठीक है। 15वें प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और अधिक से अधिक अंक आप गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में अगर इन सभी सवालों को अगर आप सही करते हैं मेरे भाई। भारत में सर्वाधिक भूमि क्षरण कहाँ हुआ है? राजस्थान, पंजाब, केरल या हरियाणा। सर्वाधिक भूमि क्षरण, तो मेरे भाई राजस्थान में जो है सर्वाधिक भूक्षरण हुआ है। 16वें प्रश्न पर आते हैं। जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल सीमित और जीवन के लिए आवश्यक है। जल सर्वत्र उपलब्ध है। जल प्रदूषित नहीं होता। जल से उद्योग चलाए जाते हैं। ठीक है। जल संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल सीमित और जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें के बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। भू संसाधन का अर्थ है भूमि से प्राप्त ऊर्जा, भूमि के उपयोग योग्य क्षेत्र, केवल खनिज संपदा, केवल वन भूमि। ए बी सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? आप जल्द से जल्द इसका उत्तर दें। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूमि के उपयोग योग्य क्षेत्र। ठीक है मेरे भाई। भू संसाधन। झूम खेती। ठीक है मेरे भाई, झूम खेती कहाँ प्रचलित है या झूम कल्टीवेशन? ठीक है। तो राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, गुजरात। कई बार ये सवाल आ चुका है और इस साल भी एक दो सेट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। झूम खेती। ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती प्रचलित है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? वायु और जल, सूर्य और मिट्टी, कोयला और पेट्रोलियम, वन और वन्य जीव। तो मेरे भाई सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। 20वें प्रश्न पर आते हैं। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ठीक है, रियो अर्थ समिट कहाँ कब कब हुआ था? ठीक है। 1980, 90, 92 या 2000। किस सन में हुआ था मेरे भाई रियो डी जेनेरियो सम्मेलन? 1992 में हुआ था। ठीक है। तो 20 सवाल हो गए मेरे भाई और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और चैप्टर भी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को अवश्य रूप से करके जाएं। यहाँ से प्रश्न आने की बिल्कुल गारंटी है, संभावना नहीं गारंटी है मेरे भाई। इस जो है अध्याय को अच्छे से पढ़ करके जाइए। पहला अध्याय है भूगोल का और इतिहास की दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से आपका जो है छठा अध्याय है। इसको आराम से पढ़ लिए और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करिए। अभी भी आपके पास 60 से 90 दिन का समय पर्याप्त रूप से बचा हुआ है। मोटा माटी देखा जाए तो 60 दिन, वैसे तो 90 दिन के करीब है, लेकिन 60 दिन अच्छे तरीके से बचा है, उसको आप यूटिलाइज करें और अधिक से अधिक अंक बोर्ड एग्जाम में लेके आए। 95, 99, 98 के अबव मार्क्स को पाएं।
सामाजिक विज्ञान का एक नया पार्ट जो है अध्याय, दूसरा अध्याय है वन एवं वन्य जीव संसाधन। ये भूगोल का दूसरा अध्याय है मेरे भाई। इतिहास वाला पार्ट तो फिनिश हो गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को या पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप एमसीक्यूज में सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में 20 में 20 एमसीक्यू को सही करना चाहते हैं तो मेरे भाई इन सभी वीडियोस को जरूर से जरूर देख लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में सीधे यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में बता देता हूँ। 2 मिनट जरूर सुनिए मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आपके पास कितना भी दिन बचा है, 5 दिन 10 दिन, या जब भी आप इस वीडियोस को देख रहे हो, 1 महीना या 1 साल बचा हो आपके पास या 2 साल बचा हो, तब भी आप जो है मार्क बूस्टर सीरीज को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप केवल और केवल मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करते हो #मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, अगर आप मैसेज करते हो तो मैं आपको जो है उस सीरीज में ज्वाइन कर दूंगा, जो कि टोटली फ्री है, मुफ्त में आपको ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पे मेरे भाई टेस्ट होगा और टाइम टेबल भी आपका दिया जाएगा। डेली आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी मेरे भाई, वो सारी चीज़ें आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चल जाएंगी। बिना किसी देरी के तो पहले प्रश्न पर आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? 10%, 23%, 33% या 45%? मेरे भाई आराम से इस सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 23%। मेरे भाई 23% बहुत ही एक तरीके से कह सकते हो सही नहीं है। इसे पढ़कर अगर ये 33% हो जाए तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे भाई जब तक जो है वन नहीं रहेंगे तब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उसी के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। और बहुत सारी प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं जीव जंतुओं की। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर वन क्षेत्र कम रहता है जिस भी देश में। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आदर्श रूप से देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन होना चाहिए? हाँ, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। ठीक है, आदर्श यानी जनरली कितना होना चाहिए, कितना प्रतिशत? तो मेरे भाई 33%। मैंने कहा ना कि 33% ये बढ़ करके होना चाहिए, और है कितना? 23, यानी 10% का नुकसान। आप समझ सकते हो कितना बड़ा जो है वन को मतलब काट करके या वन का क्षेत्रफल घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रथम वन नीति कब बनाई गई थी? 1894, 1952, 1988 या 2000 में? कब बनाई गई थी प्रथम वन नीति? ठीक है, तो तीसरे का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 1894 ईस्वी में भारत की प्रथम वन नीति बनाई गई थी। चौथे प्रश्न पर आते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1952, 1972, 1988 या 1992? तो वन वन्य जीव संसाधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, तो मेरे भाई 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वनस्पति आच्छादन, ठीक है, वेजिटेशन वेजिटेशन कवर में क्या शामिल है? वनस्पति आच्छादन केवल प्राकृतिक वन, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों वन, केवल वृक्षारोपण वन, वृक्षारोपण क्षेत्र, केवल कृषि क्षेत्र। वनस्पति आच्छादन तो मेरे भाई प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के जो वन होते हैं वो वनस्पति आच्छादन में शामिल हैं। ठीक है, छठे प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। छठा प्रश्न जो है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ओडिशा? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब आराम से सोच करके दीजिए। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, अब उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक वनों की कटाई कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में? सर्वाधिक वनों की कटाई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए कि ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण मेरे भाई बहुत वनों की कटाई हो रही है, समझ लीजिए आप। 8वें प्रश्न पर आते हैं। वनों की कटाई का मुख्य कारण है वर्षा की कमी, कृषि का विस्तार, मिट्टी की गुणवत्ता, नदियों की बाढ़। तो मेरे भाई क्या है वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे भाई आपका ऑप्शन हो जाएगा कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार करने के लिए वनों की कटाई की जाती है, ठीक है। झूम खेती का संबंध, स्थायी खेती से, अस्थायी खेती से, औद्योगिक खेती से या यांत्रिक खेती से। ए, बी, सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा मेरे भाई? झूम खेती का संबंध मेरे भाई अस्थायी खेती से, ठीक है, अस्थायी खेती से। 10वें प्रश्न पर आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो मेरे भाई असम में, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। ये इसको याद रखना क्योंकि ये यूनिक प्रश्न है, बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके से मैंने ढूंढ करके खोज करके इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 65, सन 65, सन 73, सन 80 या सन 90। ए, बी, सी या डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 11वें का 1973 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? केवल पौधों की रक्षा, केवल जानवरों की रक्षा, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, वन क्षेत्र को बढ़ाना। ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा मेरे मित्रों? 12वें का बायोस्फीयर रिजर्व, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 13वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सुंदरवन, नंदा देवी, नीलगिरी या मानस। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1980, 1985, 1992 या 1995। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992। याद करने वाली फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, याद करने योग्य, ठीक है। रटा रटाया है, ये सारे आपको चीजें याद करनी है, तो इसमें कुछ समझने योग्य तो बहुत विशेष नहीं है, तो इसको हो सके तो याद कर लीजिए या रट लीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन सब सवालों में अगर आप सोचने बैठ गए कि 1992 हो गया 1985, तो मेरे भाई गलत करके आ जाओगे। इसको रटो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आप इसको फिक्स रखोगे, ठीक है। जहां पर समझने वाली चीजें हैं मेरे भाई समझो, बिल्कुल समझो। मैं रटने पर भी मतलब भरोसा रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल समझ करके ही आपका काम चल जाएगा। समझ करके चीजों को रट लेना वो बहुत ही एक विशेष प्रकार की कला होती है, वो टॉपर्स की कला होती है एक तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने वाले चक्कर में पड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वनों के प्रकारों में कौन सा समूह सही है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय या शुष्क आर्द्र शीत, प्राकृतिक कृत्रिम मिश्रित या डी ऑप्शन सघन खुला या झाड़ीदार। वनों के प्रकार में कौन सा समूह सही है? तो मेरे भाई ये है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है मेरे भाई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जून, 1 से 7 अक्टूबर, 15 से 21 अगस्त, 2 से 8 दिसंबर। तो मेरे भाई 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। 17वें प्रश्न पर आते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970, 1972, 1973 या 1975। मेरे भाई चिपको आंदोलन ये इम्पोर्टेंट है, ये इतिहास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इतिहास वाले पार्ट की दृष्टिकोण से और भूगोल की दृष्टिकोण से तो है ही। तो मेरे भाई चिपको आंदोलन कब हुआ था वनों की सुरक्षा के लिए? 1973, ठीक है। जैसे जो लोग चिपको आंदोलन का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार सुन रहे हो कि जैसे जो लोग वन काट रहे थे, वनों की कटाई कर रहे थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो पेड़ों से जा कर के लिपट जाते थे या चिपक जाते थे, ताकि वो पेड़ों की कटाई ना कर पाए जो भी उसको काटने आते थे, ठीक है। इसलिए इसका इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, मेघा पाटकर, अर्जुन लाल मेधा पाटकर या अर्जुन लाल सेठी। ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा?
18वें का सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है मेरे भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, रणथंभौर, हेमिस या गिर? कौन सा विकल्प सही होगा? तो मेरे भाई सी विकल्प सही होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। ठीक है मेरे भाई, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना। 20वां प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन एक बार आप याद कर लें। याद कर लें, याद तो होगा ही, दोहरा लें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। इसमें मैं आपको टाइम क्यों ही दूं, क्योंकि ये आसान सा प्रश्न है मेरे भाई। यहाँ तक आपने 20 प्रश्न कर लिए। अगर आपने 20 के 20 सही किए तो उसको कमेंट में टाइप करो, 20 में 15 सही किए कमेंट में टाइप करो, और दोबारा से उसको रिवाइज करो। 20 में 20 जब तक आपके सही नहीं हो जा रहे हैं तब तक इस वीडियो को दोबारा करके रिवाइंड करके देखते रहो मेरे भाई, और अपनी रिवीजन करते रहो। बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 90 दिन बचे हुए हैं। अगर आज आप इस वीडियो जिस दिन पब्लिश हो रहा हो उस दिन से अगर आप देख रहे हो, अगर आप जब भी देख रहे हो आपके पास 90 से कम ही दिन बचे होंगे, तो मेरे भाई बिना किसी देरी के मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन करो, और अपनी पढ़ाई में एकदम जो है चार चांद लगा दो, क्योंकि वो आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम रामबाण साबित होगा। ठीक है मेरे भाई, उसको जल्द से जल्द ज्वाइन करो। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल में अगला अध्याय जो है, जिसका नाम तीसरा अध्याय जल संसाधन है मेरे भाई, वो पार्ट 3 जल संसाधन, एक महत्वपूर्ण चैप्टर। मैपिंग में भी एक दो एक सवाल यहाँ से आता है जल संसाधन से, और इसी के साथ साथ यहाँ से 2 से 3 या 1 से 2 जो है एमसीक्यू भी पूछ लेता है। तो मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज जो है लाए हैं आपके लिए। तो उन एमसीक्यूज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप उसको जो है फटाफट से तैयार कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, और इसी के साथ साथ पिछले वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी प्रॉपर तरीके से देख लें, और अपने बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज में जो 20 एमसीक्यूज आते हैं उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को 20 में 20 सही करने के लिए इन सारे वीडियोस को देख लें। ठीक है, तो पहला जो है सवाल है, या पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका किस पर निर्भर करती है? उद्योगों पर, कृषि पर, खनिजों पर या व्यापार पर? तो भारत की अधिकांश जनसंख्या, तो मेरे भाई इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि। क्योंकि जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है मेरे भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लूं, हाँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक, उसके बाद अगले जो है विकल्प पर आता हूँ, उससे पहले हाँ, अगले विकल्प पर आता हूँ। अ, दूसरा भी सॉरी दूसरा सवाल, आपका जो है भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, चक्रवात या तूफान? आपने आंसर देख ही लिया होगा, मानसून। ठीक है, वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जल संसाधन का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, झीलें, वर्षा या भूजल? आराम से इस सवाल का जवाब दीजिए, इसमें आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, 3 से 5 सेकंड का समय। तो जल संसाधन का मुख्य स्रोत मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, वर्षा। ठीक है, उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर या भांगड़ा ना बांध या हीराकुंड या नांगल? तो मेरे भाई कौन सा है कृत्रिम जलाशय यानी मानव निर्मित? ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोविंद सागर। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा, सतलज, नर्मदा या गोदावरी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और भाखड़ा नांगल किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस राज्य में और किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, भांखड़ा नागल बाथ। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा, सतलज या नर्मदा गोदावरी में से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सतलज। और छठे प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज जो टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर 9598550664। ठीक है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप में लिखेंगे हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा मेरे भाई। और वो सीरीज में आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस आप अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक
पाना चाहते हैं 95 या उसके अबव जाना चाहते हैं तो मेरे भाई वो आपके लिए जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, किसी अदर जो है एप्लीकेशन से या अदर यूट्यूब चैनल से या ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप उस जो है सीरीज़ को ज्वाइन करते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो मेरे भाई आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। 5 से 10% का बूस्ट मिलेगा। अगर आप 80 या 85 लाने वाले होगे तो वहीं आप 90 या 95 तक भी जा सकते हो मेरे भाई। तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। छठे प्रश्न पर आते हैं। तो जल शक्ति अभियान कब शुरू किया गया था? 2014, 16, 19 या 21? किस सन में शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान? तो मेरे भाई 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था। भारत में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बहकर समुद्र में चला जाता है? 20%, 40%, 7% या 70%? कितने परसेंट जो है आपका वर्षा का जल जो होता है वो समुद्र में बहकर समुद्र में चला जाता है? 70% जल। ठीक है मेरे भाई, 70%। 8वें प्रश्न पर आते हैं। जो है सूखा प्रवण क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी राजस्थान, गोवा या केरल? तो आपने आंसर देख ही लिया होगा, पश्चिमी राजस्थान। 9वें प्रश्न पर आते हैं। जल संरक्षण का क्या अर्थ है? जल का दुरुपयोग, जल का संचयन और पुनः उपयोग, जल का प्रदूषण, जल का अपव्यय? तो जल संरक्षण का क्या अर्थ है? ठीक है, यानी कि जो है जल का संचयन और पुनः उपयोग। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन, 9वें का बी करेक्ट हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो गंगा, यमुना, भागीरथी या सोन? तो ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? तो मेरे भाई भागीरथी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10वें प्रश्न। जल संकट का कारण क्या है? अधिक वर्षा, जल का असमान वितरण, पहाड़ी क्षेत्र, जलाशयों की अधिकता? तो मेरे भाई इसका जो है सीधा सा जो है जल संकट का कारण ये है कि जल का असमान वितरण। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वें के बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की मात्रा बढ़ती है, जल की गुणवत्ता पर घटती है, जल की उपलब्धता घटती है, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इससे क्या होता है? जल की उपलब्धता क्या होती है? घटती है। ठीक है मेरे भाई, जल की उपलब्धता घटती है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र जल अभाव क्षेत्र कहलाता है? गंगा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी घाट या असम की घाटी? असम घाटी। तो मेरे भाई कौन सा विकल्प सही होगा? जल अभाव क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान का मरुस्थल आप जानते ही हो, रेगिस्तान ही है वहां पर मरुस्थलीय भाग में। जल के भंडारण हेतु बांध बनाना, जैसे राजस्थान वाले में ये है कि जैसे जो उसका जो वहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है कि बहुत दूर पर दूर दूर से जैसे 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है या 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है पानी के लिए, जल के लिए। ठीक है, तो उतनी दूर आप जाओगे तब जाके आपको जल की प्राप्ति होगी। आप समझ सकते हो कितना जो है स्ट्रगल करना पड़ता होगा वहां के लोगों को। जल के भंडारण हेतु बांध बनाना किस प्रकार का कार्य है? संरक्षणात्मक, विनाशकारी, औद्योगिक या सामाजिक? जल के भंडारण हेतु बांध बनाना तो संरक्षणात्मक। ठीक है मेरे भाई, संरक्षणात्मक, ए विकल्प सही हो जाएगा। जल के भंडारण हेतु बांध का बनाना किस प्रकार का कार्य है? संरक्षणात्मक कार्य है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? केवल बिजली उत्पादन, केवल सिंचाई, सिंचाई विद्युत बाढ़ नियंत्रण आदि, केवल पर्यटन? जल्दी से बताओ मेरे भाई, 15वें का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी विकल्प सही होगा, सिंचाई विद्युत बाढ़ नियंत्रण आदि। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब कई सारे उद्देश्य जो है हों, जैसे सिंचाई भी हो, विद्युत भी हो, बाढ़ नियंत्रण, ये सारी चीजें बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, महानदी। ठीक है, 17वें प्रश्न पर आते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? सरदार सरोवर बांध
ठीक है। हीराकुंड बांध, भांखड़ा नागल, सरदार सरोवर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस नदी पर स्थित है या ये बांध किस राज्य में स्थित है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गुजरात, ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात। सरदार सरोवर बांध। जल संचयन का सरल तरीका कौन सा है? नदी में बांध बनाना, वर्षा जल संग्रहण, नहर बनाना, जलाशय खो सुखाना। ठीक है, जल संचयन का सरल तरीका, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। 19वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में भूजल के अत्यधिक दोहन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो मिट्टी उपजाऊ होती है, जल स्तर नीचे चला जाता है, वर्षा बढ़ती है, फसल उत्पादन बढ़ता है। तो मेरे भाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, 20वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भांखड़ा, भाखड़ा, तेजपुर, हीराकुंड, सरदार सरोवर। सबसे ऊंचा बांध जो है भांखड़ा बांध, जो कि 226 मीटर, समझ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, भांखड़ा जो बांध, भांखड़ा बांध है वो 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई 20 प्रश्न यहाँ पर हो गए। 20 ही प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से यही इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आता है तो इसी 20 में से आएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से रिवाइज कर लो। अगर आपने 20 में 20 सही किए, बहुत अच्छा। 20 में 15 किए तो मेरे भाई दोबारा से वीडियोस को देखो और 20 में 20 सही करने का जो है ट्राई करो। 20 में 20 सही करते जाइए और बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 लाइए बहुविकल्पी प्रश्नों के जरिए। ठीक है, और बाकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टॉप 40 या 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी के 50 अंक जो वर्णनात्मक प्रश्न में आते हैं वो भी आपके सही हो जाएंगे। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल वाला पार्ट है उसमें चौथा अध्याय कृषि, जिसका चैप्टर का नाम है कृषि, उस चैप्टर में जो है मैं टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज बहुविकल्पी प्रश्न को आप सही करने का प्रयास करें, खुद से सही करने का प्रयास करें, और जो ना आए उसका आंसर आप देख लें। और अगर आप जैसे कॉपी लेकर के बैठें, अगर आपका एक सही होता है तो आप उसको +1 करते रहिए, अगर एक गलत होता है तो 0 अंक मिलेगा आपको। ओवरऑल 20 में से आप कितने सही करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 20 में 15 सही है, बहुत अच्छा। 20 में 15 प्लस वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है। अगर 10 प्लस वाले हैं तो वीडियो को दोबारा देखें और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के प्रयत्न करें। ठीक है, तो अगर अभी तक इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन 20 के 20 प्रश्नों को भी रिवाइज कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहला सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? आपके पास मिले हैं 4 से 5 सेकंड, जिसमें ऑप्शंस आपको दिखाए गए होंगे या दिख रहा होगा। ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही है? उद्योग, खनन, कृषि या व्यापार। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़। तो मेरे भाई अध्याय का नाम कृषि है तो ऑब्वियस सी बात है या स्वाभाविक सी बात है, सी विकल्प सही हो जाएगा, कृषि। ठीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस अध्याय को रखा गया है आपके कक्षा 10वीं के सिलेबस में। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? लगभग 30%, लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70%। जल्दी से बताओ मेरे भाई। ठीक है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो मेरे भाई लगभग 60% जनसंख्या, ठीक है, कृषि पर निर्भर है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर कितनी जनसंख्या है? आपने जाना 60%। अब कृषि किस चीज पर निर्भर करती है? नदियों पर, सिंचाई पर, मानसून पर या भूजल पर? तो मेरे भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, मानसून पर, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ऋतुएं होती हैं, आपको पता ही होगा। तो मानसून पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कृषि। ठीक है, उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। भारत में कितने प्रकार की प्रमुख खेती पद्धतियां हैं? 2, 3, 4 अथवा 5? जल्दी से बताइए, भारत में कितने प्रकार की प्रमुख खेती पद्धतियां हैं? तो आपको पता होगा 3 प्रकार की खेती पद्धतियां हैं, और कौन कौन सी हैं इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है, अगर आपने अध्याय को अच्छे से पढ़ा है तो जरूर से जरूर आप बता पाएंगे इसका
सही जवाब। ठीक है, तीन पद्धतियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, उसके बाद भारत की प्रमुख खेती पद्धतियां कौन सी हैं? अस्थाई, अस्थाई, आधुनिक, ए विकल्प। बी में क्या हो जाएगा? आदिम, औद्योगिक, मिश्रित। सी आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, व्यावसायिक। उसके बाद डी पारंपरिक, यांत्रिक या आधुनिक। तो पांचवें सवाल का ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? जल्द से जल्द इसका जवाब आप दें। तो पांचवे का मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, व्यावसायिक। ठीक है, उसके बाद छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो कि एकदम बिल्कुल टॉप पर आपको दिख रहा होगा, फ्री मार्क बूस्टर सीरीज या ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। तो मेरे भाई अगर आप उस पे अगर पर्सनल मैसेज करते हैं हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज, तो मैं आपको उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा, जहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो है प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पाँच से ऊपर चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह हर चीजें होंगी, लेकिन आप उसको ज्वाइन करिए। इतना जान लीजिए, मार्क्स बूस्टर नाम रखा है तो आपका मार्क्स बूस्ट होगा 5 से 10%। ठीक है, 10 से 15 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप 60 भी लाने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम में तो 80 भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो केवल और केवल उस स्ट्रेटजीज की बदौलत, एग्जाम टेम्परामेंट की बदौलत आप उतने अंक तक पहुंच सकते हैं। 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपके आराम से आ जाएंगे, लेकिन आपको उस सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है, झूम खेती किस प्रकार की खेती है? आपने इस सवाल को 2 से 3 बार पढ़ा होगा, पिछले अध्यायों को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, वीडियोस को, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। झूम खेती किस प्रकार की खेती है? गहन निर्वाह, आदिम निर्वाह, व्यावसायिक या औद्योगिक? तो झूम खेती जो है आदिम निर्वाह खेती है। ठीक है, उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। आपने आंसर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका सही जवाब देने का प्रयास करें इस सवाल का। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, मूंगफली या सूरजमुखी? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई। जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, ए विकल्प सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण, गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, धान। ठीक है, धान। उसके बाद आठवें प्रश्न के बाद नौवां प्रश्न आता ही है, तो नौवें प्रश्न का जवाब आप जल्द से जल्द दें। धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 10 से 15, 20 से 27, 30 से 35 या 5 से 10 डिग्री सेल्सियस? तो 20 से 27। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वही समझ लीजिए 20 से 27 का एवरेज रहता है, 27 से नीचे। तो भारत का गेहूं उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो आपको पता ही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, पंजाब। पंजाब में गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। 11वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का धान का कटोरा, हाँ ये कोट आप याद रखिएगा, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ अथवा उत्तर प्रदेश? तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, धान का कटोरा। भारत की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी हैं? गेहूं और धान, कपास और गन्ना, ज्वार और बाजरा, मक्का और अरहर। नकदी फसलें, तो आपको पता होगा कपास और गन्ना जो है एक नकदी फसलें हैं। ठीक है, और नकदी फसल किसे कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या कर्नाटक? गन्ना उत्पादक, तो ए विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। 14वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो ए विकल्प सही हो जाएगा, असम। 15 के बाद 16वें पर आते हैं। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद या शीतकालीन?
रबी खरीफ जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसको अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। या कमेंट बॉक्स में नहीं कर रह पा रहे हो तो मेरे भाई कॉपी लिए हो, कॉपी में ही लिखो एक बार, अभी के अभी लिखो और टाइप मतलब कॉपी में लिखो, उससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत फायदा उसको मिलेगा मेरे भाई, आपको पता ही है। तो जल्दी से जल्दी कॉपी में लिखो और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, खरीफ। ठीक है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, खरीफ। ठीक है, ये तो सूरजमुखी ही है मूंगफली की जगह पे सूरजमुखी लिख दिया, वो चित्र में छाप दिया। गेहूं किस प्रकार की फसल है, खरीफ, रबी, जायद या बारहमासी। तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, रबी की फसल है गेहूं। ठीक है, उसके बाद जायद फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, गर्मी, वर्षा, शीत या पतझड़। तो आपको पता ही होगा, गर्मी ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, जायद। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आरंभ कब हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1947, 52, 65 से 66 या 71। तो 65 66, सन 1965 66 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ। हरित क्रांति का संबंध किससे है, उद्योग से, विज्ञान से, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, जल प्रबंधन से। हरित क्रांति, तो मेरे भाई आपको पता होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने से, हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन बढ़ाने से जो है संबंधित है। हाँ, इसका जवाब दीजिए। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे भाई डॉक्टर ही हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए। 20वें प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, तो आपको पता होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने मतलब ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एक बार फिर से, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो यहाँ तक 20 प्रश्न मैंने आपको डिस्कस कर दिए, और अभी तक अगर मार्क बूस्टर नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, 3-4 बार बोल चुका हूँ, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा होगा। और आपको मैंने 20 प्रश्न कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर आज तक, 4 चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं, 3 वीडियोस और आनी बाकी हैं। उसके बाद हम नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का 5वां अध्याय, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और इससे 1 या 2 एमसीक्यूज या बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी मैंने टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न को रखा है। इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से 2026 बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से जो भी सवाल आने होंगे इसी में से आएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मेरे भाई, खनिज क्या है। ए वनस्पति पदार्थ, बी जैविक पदार्थ, सी पृथ्वी की परतों में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ, या डी जल का रूप। तो ए बी सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा। खनिज क्या है, खनिज की डेफिनेशन, हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहला जो है बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो चैप्टर पर ही आधारित, चैप्टर के नाम पर ही आधारित होता है कि व्हाट इज जो भी है खनिज। ठीक है, तो खनिज क्या है, मेरे भाई, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, पृथ्वी की परतों में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, पृथ्वी की परतों में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ ही क्या कहलाता है, खनिज। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, खनिजों के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं, धात्विक और अधात्विक, ठोस और तरल, जैविक तथा अजैविक, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। तो खनिजों के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं, तो आपको पता होगा, खनिज के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, धात्विक और अधात्विक। या तो वो धात्विक होता है या अधात्विक होता है। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल, धात्विक खनिजों के 2 उप प्रकार हैं, धातु और अधातु, लौह धातु और अलौह धातु, कोयला और पेट्रोलियम, ठोस और गैस। तो ए बी सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कर आप अपने 1 अंक पक्के कर लें। तो तीसरे का जो है बी विकल्प सही होगा, लौह धातु और अलौह धातु। ठीक है, तीसरे का बी विकल्प सही होगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। सबसे अधिक लौह अयस्क, ये याद रखने योग्य सवाल है, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है,
तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, ओडिशा में। ठीक है। उसके बाद भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा या कर्नाटक? तो मेरे भाई ओडिशा इसका फिर से विकल्प सही हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है और कहाँ उत्पादन होता है, वही लगभग सेम ही चीज है। तो ओडिशा विकल्प सही हो जाएगा। पांचवे के बाद छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि आपको टॉप पर दिख रहा होगा सबसे ऊपर, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। तो अगर उस पर आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करते हैं हैश टैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, तो मैं आपको उस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा, जहां पर वीकली टेस्ट होता है। आपको वन टू वन मेंटोर गाइड किया जाता है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में बैठना है, परफॉर्म करना है, बोर्ड एग्जाम किस तरीके से देना है, और नई नई चीज़ें बताई जाती हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स भी बताए जाते हैं, आपकी कमियों को बताया जाता है, और आपका प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल भी बना करके दिया जाता है, आपको किस प्रकार से कैसे पढ़ना है, और महत्वपूर्ण टॉपिक को भी दिया जाता है, जिससे आप कम समय में बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसका नाम मार्क बूस्टर इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो तो आपके निश्चित रूप से 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो मेरे भाई। आपके पास जितना भी समय है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। छठे प्रश्न पर आते हैं। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है। राजस्थान, झारखंड, बिहार या तेलंगाना? अभ्रक का। ठीक है। तो मेरे भाई तेलंगाना विकल्प सही हो जाएगा, डी। तेलंगाना जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम या जस्ता? बॉक्साइट अयस्क होता है, उससे कौन सी धातु बनती है? तो बॉक्साइट से मेरे भाई एल्यूमीनियम बनता है। ठीक है। आठवें प्रश्न पर आते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड अथवा महाराष्ट्र? कहाँ होता है मेरे भाई भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन? तो उड़ीसा में। ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा। नौवें प्रश्न पर आते हैं। कोयला किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक, धात्विक, गैसीय अथवा मिश्रित? किस प्रकार का खनिज है? आराम से इत्मीनान से इस सवाल का जवाब दीजिए। कोयला मेरे भाई आपका जो है एक क्या है? अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक। ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? भारत में सबसे अधिक कोयला, सबसे अधिक कोयला, कोयला किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज हो गया आपका। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला आपको पता है झारखंड में कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में लोहा। ठीक। उसके बाद भारत का प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई, असम, गुजरात, राजस्थान? तो आपको पता होगा मुंबई हाई जो है तेल उत्पादन में सबसे प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, मुंबई हाई। ठीक। उसके बाद पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, लिक्विड गोल्ड, मिनरल गोल्ड या एनर्जी क्रिस्टल? तो आपको पता होगा इसको ए विकल्प ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो जिस भी जैसे आपको पता होगा कि सबसे जो है महंगी करेंसी जो है वो कुवैत है, कुवैती दिनार आपको पता होगा। ठीक है। वो क्यों इतना मतलब उसका वैल्यू है, इतना ज़्यादा वैल्यू है, 200 कुछ है जो है रुपए बराबर, 217 ऐसा कुछ है, उतने रुपए बराबर एक कुवैती दिनार। आप समझ सकते हो कि उस देश की जो है आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है यही पेट्रोलियम मतलब जो है पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल जो वगैरह-वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। इस नाते इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये या तो आपके पास जो मेन गोल्ड होता है वो हो, या तो ब्लैक गोल्ड यानी आपके पास यही पेट्रोलियम हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो मेरे भाई वो जिस भी देश के पास हैं, वो देश समझ लीजिए कि एक तरीके से सोने की चिड़िया हो सकती है। ठीक है। या एक अमीर देश कहलाया जा सकता है। अपना देश भी बहुत पीछे नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। भारत में सबसे पहला तेल कुआँ कहाँ खोदा गया था? गुजरात, असम, राजस्थान अथवा महाराष्ट्र? किस राज्य में जो है तेल का कुआँ खोदा गया था भारत में सबसे पहला? असम। ठीक है मेरे भाई। किस स्थान पर? डिगबोई में। ठीक है। असम के डिगबोई नामक स्थान पर जो है भारत में सबसे
पहला तेल का कुआं जो है खोदा गया था, ठीक है। और वहाँ पर जो होता है कुवैत में, तो वहाँ पे जो है जहाँ पे कुवैती दिनार चलता है वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह जहाँ भी खोदो वहीं पे आपको पेट्रोलियम तेल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जल विद्युत हाइडल पावर उत्पादन कहाँ होता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल अथवा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक जल विद्युत हाइडल पावर तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 14वें का बी विकल्प सही होगा। 15वां सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जल से, सूर्य की किरणों से, हवा से, खनिजों से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है मेरे भाई सौर ऊर्जा, ठीक है। सूर्य की किरणों से जो सौर ऊर्जा लगा होता है, आप तो जानते ही हो, सोलर पैनल लगा होता है। वो जब सूर्य की किरणें आती हैं उसको अवशोषित करके उसे जो है करंट विद्युत में परिवर्तित करता है, जिससे हमारे घरों में जो है बिजली वगैरह या लाइट जो भी बल्ब वगैरह जलते हैं, पंखा बल्ब, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छा जो है उपकरण है, जिसकी वजह से हम इसको विद्युत में कन्वर्ट करके ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सदुपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु अथवा महाराष्ट्र। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग तमिलनाडु में, ठीक है। सी विकल्प सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग जो है तमिलनाडु में होता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कोयला, यूरेनियम, थोरियम, बॉक्साइट, पेट्रोलियम। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो मेरे भाई यूरेनियम व थोरियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत में सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु। सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र का है, ठीक है। सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र। उसके बाद भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजस्थान की खानें, केरल के समुद्र तट की रेत, झारखंड की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश की घाटियां। भारत में थोरियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? केरल के समुद्र तट की रेत। बी विकल्प सही हो जाएगा। केरल के समुद्र तट की रेत, केरल के समुद्र तट की रेत, ठीक है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। अक्षय ऊर्जा स्रोत, तो इसका जो है विकल्प आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए सौर ऊर्जा से विकल्प सही हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर 20 प्रश्न डिस्कस कर दिए हैं मेरे भाई, इसी में से बोर्ड एग्जाम में से आएगा। आप देख ही सकते हो कि अच्छे प्रश्न रखे गए हैं और आने वाले प्रश्न रखे गए हैं, जो कि FYQs मैं कहता हूँ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, जो कि भविष्य में 2026 या 27 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आएगा। तो इसको फटाफट से पढ़ लो और आपने जितने भी सही किए उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करो। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में टॉप 20 MCQ विनिर्माण उद्योग पार्ट 6, ये छठा चैप्टर है मेरे भाई भूगोल का, और विनिर्माण उद्योग, जिसमें मेरे भाई मैं 20 MCQs को डिस्कस करने वाला हूँ, या 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत में विनिर्माण का अर्थ है। तो मैं चैप्टर का ही पहले अर्थ आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उन वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हैं। तो ए विकल्प, ए बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है? आप जल्द से जल्द बताएं। कृषि कार्य वस्तुओं का उत्पादन, सी सेवाओं का निर्माण, डी व्यापार। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो मेरे भाई इनमें से बी विकल्प सही होगा, वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है। क्या? वस्तुओं का उत्पादन, बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 10, 27, 17 या 45%। तो मेरे भाई भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% है, केवल और केवल 17% है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या चेन्नई। कहाँ स्थापित हुआ था भारत का पहला कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग? तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी डिस्कस किया है इतिहास में शायद। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैनचेस्टर, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई अथवा सूरत। तो मेरे भाई अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का। इस ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। भारत का पहला जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, सूरत, कानपुर, कोलकाता या दिल्ली। भारत का पहला जूट उद्योग, तो मेरे भाई भारत का पहला जूट उद्योग कोलकाता में स्थापित हुआ था। छठे प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा जो जमशेदपुर। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, सातवें प्रश्न पर आते हैं, इसमें मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी कौन सी है, शेल, टिस्को, जिंदल स्टील या इजार, इसार जो भी हो। तो इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सबसे बड़ी भारत की, ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ी, तो मेरे भाई इसमें आपका हो जाएगा सेल, ठीक है, SAIL। ये जो कंपनी है ये सबसे इस्पात की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1905, 1911, 1907, 1925, किस ईस्वी में हुई, तो 1907 ईस्वी में हुई मेरे भाई। आठवें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। नौवें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा है, इंजीनियरिंग उद्योग, वाहन उद्योग, इस्पात इस्पात उद्योग, मशीन उपकरण उद्योग, रसायन उद्योग। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा है, तो मेरे भाई वाहन उद्योग जो है इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है मेरे भाई। भारत में 10वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या चेन्नई। भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मेरे भाई मैं फास्ट बोल रहा हूँ या वीडियो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इसमें याद रखने योग्य चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इसमें समझने लायक तो विशेष रूप से है नहीं। और दूसरी चीज़, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर सके, मेरा यही टारगेट है मेरे भाई। तो बजाय इसके आप एक ही चैप्टर पर बहुत ही ज़्यादा समय दे दे, दो दो 200 300 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसके बजाय आप 200-300 विकल्पीय प्रश्न 20-20 करके 10 से 15 चैप्टर्स में पढ़ें तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या चेन्नई। तो मेरे भाई मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है कपड़ा उद्योग का। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जूट उत्पादक राज्य, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में विनिर्माण उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 अथवा 5। तो मेरे भाई 4 भागों में बांटा गया है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए एक मुख्य कच्चा माल है, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, कोयला या लोहा। सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है, तो मेरे भाई चूना पत्थर, ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। सबसे पहला सीमेंट कारखाना, तो मेरे भाई चेन्नई, भी ए विकल्प सही हो जाएगा, चेन्नई। 15वें प्रश्न पर आते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग का मुख्य केंद्र है, मुंबई, पुणे, दिल्ली या नागपुर। ऑटोमोबाइल उद्योग का मुख्य केंद्र है पुणे, बी विकल्प सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग किस श्रेणी में आता है, कृषि उद्योग, भारी उद्योग, हल्का उद्योग, उच्च तकनीकी उद्योग। मेरे भाई ABC अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग की श्रेणी में आता है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, उच्च तकनीकी उद्योग। 16वें के बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि का प्रमुख कारण है, बिजली की उपलब्धता, सस्ता श्रम, लौह अयस्क की प्रचुरता, सस्ता परिवहन। भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि का प्रमुख कारण लौह अयस्क की प्रचुरता, ठीक है मेरे भाई, लौह अयस्क की प्रचुरता से विकल्प सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है,
तो मेरे भाई ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, राजस्थान। आपके पास जो है 19वां प्रश्न आ रहा है, भारत में शुगर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में फैला है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अथवा पंजाब? कौन सा विकल्प सही होगा मेरे भाई? तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। औद्योगिकीकरण का इंजन किसे कहा जाता है? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग? तो मेरे भाई इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग। इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो ओवरऑल 20 प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिए मेरे भाई। इन 20 को तैयार कर लीजिए। 20 में आपने जितने भी सही किए कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि मेरे 20 में 20 आउट जो भी जितना भी सही है, सपोज आपके 14 सही हैं तो 14 आउट ऑफ 20 लिख करके टाइप करें मेरे भाई। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पाठ 7 यानी आखिरी अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। भूगोल में कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं, तो आज आखिरी चैप्टर है भूगोल का। इसके बाद हम चलेंगे नागरिक शास्त्र पर। ठीक है मेरे भाई। तो इस जो है भूगोल वाले पार्ट को आज निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। और पिछले वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके बाकी के वीडियोस को भी वो देख सकते हैं। और मेरे भाई उन वीडियोस में जो है भी टॉप 20 एमसीक्यूज के को लेकर के दिखाया गया है या एमसीक्यूज को सॉल्व कराया गया है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहीं से प्रश्न आने हैं। ठीक है। तो उसको आराम से पढ़ लो मेरे भाई, रिवीजन कर लो, समय बहुत कम है। पहले सवाल पर आते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहा जाता है? हम किसी भी चैप्टर को आपके सामने रखते हैं तो मेरे भाई उसका जो है पहले अर्थ समझाते हैं कि किसे कहा जाता है या क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो किसे कहा जाता है मेरे भाई? उद्योग, कृषि, परिवहन व संचार, डी व्यापार। तो आप सोच करके जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसका जवाब हो जाएगा परिवहन व संचार। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है? परिवहन व संचार। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिम रेलवे? तो भारत में सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे भाई उत्तरी रेलवे यानी उत्तर रेलवे जो है वो सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1850, 1853, 55 या 61? किस सन में हुई मेरे भाई रेलवे की शुरुआत? तो मेरे भाई भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से आगरा, मुंबई से ठाणे ठाणे उसके बाद कोलकाता से हावड़ा, चेन्नई से मदुरई। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम रेल। ठीक है। प्रथम रेल की भारत में रेल की शुरुआत कब हुई और प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। ठीक है। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे अधिक रेल घनत्व वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब या उत्तर प्रदेश? भारत में सबसे अधिक रेल घनत्व वाला राज्य। तो मेरे भाई इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न पर आने से पहले फिर से आज मैं आपको बता देता हूँ मार्क बूस्टर सीरीज के बारे में। क्योंकि जो नए स्टूडेंट व्यूअर्स नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं 15 से 20 सेकेंड। तो फ्री मार्क बूस्टर सीरीज आपको ज्वाइन करना है जो कि टोटली फ्री है। व्हाट्सएप नंबर पे आपको केवल और केवल हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके टाइप करके मुझे सेंड करना है। मैं आपको उसमें एनरोल करा दूंगा, जिसमें आपको टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपका मतलब टाइम टेबल वगैरह सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि आप के मार्क्स में बूस्ट आए 10 से 15% का। उस लिए इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ज्वाइन कर लो मेरे भाई। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है इस सीरीज का। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लो। छठे प्रश्न पर आते हैं, अ, जो है सड़कों को वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? सड़कों को वर्गीकृत किया गया है मेरे भाई 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 कहाँ से NH 44 कहाँ से कहाँ तक है?
दिल्ली से मुंबई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कोलकाता से चेन्नई, जम्मू से अहमदाबाद। तो मेरे भाई इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, कन्या श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ऊपर 4 भी बना है मेरे भाई इस पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो वही जो है नेशनल हाईवे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो सबसे लंबी है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। भारत में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन 4 नगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, जल्दी से बताओ मेरे भाई, किन 4 नगरों को जोड़ती है? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। बी विकल्प सही हो जाएगा, दिल्ली, सॉरी, ए विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प नहीं होगा। ए विकल्प दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, डीएमसी के, ठीक है। उसके बाद भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बताओ मेरे भाई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वन, जलमार्ग, सॉरी, राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? जल्दी से बताइए मेरे मित्रों। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, गंगा, ठीक है। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कांडला? तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई का, ठीक है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ठीक। उसके बाद भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम? तो इसका जो है मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, कोलकाता। 13वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कांडला, मुंबई, चेन्नई? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो इसका जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। फिर 14वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय डाक सेवा का आदर्श वाक्य क्या है? गति से सेवा, देश की सेवा, संचार से प्रगति, सेवा भाव से प्रगति? इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों? इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, संचार से प्रगति, ठीक है। उसके बाद 15वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1970, 75, 80 या 84? किस सन में छोड़ा गया था मेरे भाई? तो 1975 इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, मुंबा, चेन्नई या डी अहमदाबाद? ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से इसका जवाब दें मेरे मित्रों। इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा, ठीक है। उसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1955, 59, 65 या 70? दूरदर्शन की शुरुआत, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1959, ठीक है। उसके बाद 18वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना? हाँ, तो मेरे भाई इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है। सबसे पहला हवाई अड्डा मुंबई में, ठीक है। उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हाँ, राजीव गांधी हैदराबाद, इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता? तो मेरे भाई एक जो नोएडा में बनने जा रहा है वो लगता है सबसे बड़ा होगा, लेकिन हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन इसमें से आप बताइए, ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग? भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, जल मार्ग, ठीक है। मेरे भाई ओवरऑल 20 प्रश्न मैंने फिर से आज डिस्कस कर दिए हैं। 20 में से आपने जितने भी सही किए उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने 15 सही किए या 17 सही किए, जितने भी। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।